Okay, so I'm going to share the slide. Huh? I could take it from the स्लाइड देख सकते हैं बेटा आप? स्लाइड दिख रही है आपको? अच्छा बेटा, कल हमने ट्रांसपोर्टेशन तो खत्म कर दिया था, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन में तो आई डोंट थिंक सो कोई इश्यूज होंगे आपके। हम लोग आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट इज ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड द स्ट्रेंथ। सो कम्युनिटीज हैं आपकी, ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री द डिफरेंट कम्युनिटीज डिमोनिटेटेड द ट्रेड्स। जो हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज में बेटा डिफरेंट कम्युनिटीज हैं जो ट्रेड्स को डोमिनेट करती हैं, जो ट्रेड्स को डोमिनेट करती हैं। जैसे पंजाबी एंड द मुल्तानी मर्चेंट्स हैंडल द बिजनेस इन द नॉर्थ रीजन। जो हमारे पंजाबी और मुल्तानी लोग थे एशियन टाइम में, वो नॉर्थ रीजन में बिजनेस करते थे। वो कहाँ पे बिजनेस करते थे? नॉर्थ रीजन। while the birds manage the trade in the state of गुजरात। जो बर्ड्स थे वो कहाँ पे करते थे बिजनेस? गुजरात में करते थे बेटा, ठीक है, एंड राजस्थान। इन द वेस्टर्न इंडिया these groups were called महाजन। और वेस्ट इंडिया में सुने ना, इनको क्या कहते थे हम लोग? महाजन्स कहते थे। क्या कहते थे? सुने ना, महाजन्स कहते थे, ठीक है। In the urban centers such as Ahmedabad, the Mahajans community collective that is represented by their chief called Nagar Seth। पलक बेटा, जो ये अर्बन सेंटर्स में, जो अहमदाबाद में जो महाजन की कम्युनिटी थी, कलेक्टिव थे, बहुत सारे मिलके महाजन बने हुए थे, वो महाजन के जो चीफ थे वो कहलाते थे नगर सेठ, ठीक है। छोटे छोटे बहुत सारे महाजन होते थे, सिटी बड़ी होती थी, एक महाजन तो कवर नहीं कर सकता था, तो क्या होते थे, बहुत सारे महाजन होते थे, और उनका जो हेड होता था, चीफ होता था, उसको पलक हम लोग क्या कहते थे? नगर सेठ, ठीक है। आज भी सुना होगा वर्ड, हम लोग सुनते हैं वर्ड्स, यार ये तो सेठ जी हैं, यानी बड़ा आदमी है। ओके रवनीत, एंड चिट्ठीज वर इम्पोर्टेंट ट्रेड फ्रॉम द साउथ। और जो चिट्ठी होती थी, जैसे कल मैंने आपको बताया था वरदान, हुंडी होती थी, जैसे चेक्स होते थे वैसे ही हुंडीज होती थी, और उन्हीं की तरह चिट्ठीज होती थी। ये साउथ इंडिया में जो थे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी, और बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते थे एशियन टाइम में। देखो मैंने एक छोटा सा मैप भी लगा रखा है कि आपको पता चल जाए कि मुल्तान कहाँ पे है, ठीक है। पंजाब, आपको पता है पंजाब कहाँ पे है?
रवनी, डू यू नो वेयर इज पंजाब? ओके, रवनी तो एक्सप्रेशन ही नहीं दे रही है। गो फॉर द नेक्स्ट वन। द ट्रेडिंग communities strength the other urban group included the और जो और अर्बन ग्रुप्स थे उनमें कौन कौन लोग इंक्लूडेड थे? प्रोफेशनल क्लासेस सच एज हकीम, हकीम बोले तो डॉक्टर, हकीम बोले तो डॉक्टर, एंड अनदर वन इज वैद, वकील, पंडित, मुल्ला, पेंटर्स, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर्स, ये सारे लोग रचित उस जमाने में, इन सबको वो अर्बन एरियाज में ये सब उन ग्रुप्स में ऐड थे बेटा। ये देखो मैंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाई हैं, इनसे भी थोड़ा सा आपका व्यू क्लियर होगा। अनदर वन इज मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। द मर्चेंट कम्युनिटी आल्सो ड्राइव the power and the prestige from the guilds, which are the autonomous corporation formed to protect the interest of the traders। पहले बेटा एक ऑटोनोमस बॉडी हुआ करती थी, या इंडिपेंडेंट कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बना लिया करते थे, उनको गिल्ड्स कहते थे, और उनके पास और वो मर्चेंट कम्युनिटी होती थी। वो कौन सी कम्युनिटी होती थी? मर्चेंट कम्युनिटी होती थी। बहुत सारे मर्चेंट मिलके एक अपना ऑटोनोमस ग्रुप बना लिया करते थे, एक सोसाइटी बना लिया करते थे, और वो लोग सब डिसाइड क्या करते थे कि ट्रेड कैसे होनी है। ट्रेड बोले तो बिजनेस, बिजनेस कैसे होना है बेटा। ओके, तो दे विल डिसाइड कि बिजनेस कैसे होना है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। वो अपने खुद के रूल्स बनाते थे, वो अपने ही प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट रखते थे। इवन किंग भी सपोज टू एक्सेप्ट द रूल एंड रिस्पेक्ट, और किंग भी उनकी इज्जत करता था और उनके रूल्स को मानता था। उसका उस एरिया का जो भी किंग होता था वो उन रूल्स को मानता था और उनकी रिस्पेक्ट करता था। और ट्रेड एंड इंडस्ट्री टैक्स वर आल्सो मेजर सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। और ट्रेड और इंडस्ट्री टैक्स जो थे वो मेजर सोर्स थे रेवेन्यू के, सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं से वो अर्न करते थे। ठीक है, the traders had to pay the octroi duty that levied on the most of the important article and vary the rates। the octroi duties क्या होती हैं बेटा? octroi को हिंदी में कहते हैं चुंगी। ठीक है, octroi duties क्या होती हैं? चुंगी। अब चुंगी क्या होता है बेटा? अगर चुंगी को समझने के लिए आप एक समझिए, लोकल टैक्स हुआ करता था उस जमाने में, कि अगर आप जालंधर से आप दसुआ आएंगे तो आप दसुआ के बॉर्डर पे पैसे देंगे, यानी टैक्स देंगे, तब आप अंदर आएंगे। अब जालंधर से अमृतसर जाएंगे तो अमृतसर के टैक्स पे करेंगे तो फिर आप अंदर आएंगे। ऑक्ट्राई में चुंगी होता था, जैसे आजकल हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल टोल टैक्स होते हैं बेटा, टोल टैक्स होते हैं, वैसे ही उनके प्रोविजंस के टैक्सेस होते थे। अगर आप जाएंगे पर्ची कटाएंगे और अंदर आप चले जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम ऑक्ट्रॉय कहते थे, चुंगी कहते थे। अभी आपको तो नहीं पता होगा, दादाजी से पूछेगा वो बता देंगे चुंगी। दे वर पेड आइदर इन कैश और इन काइंड, वो या तो कैश में पे करते थे या इन काइंड, यानी उनको आटा, दाल, चावल या कोई और चीज दिया करते थे चुंगी के तौर पे। पहले अब तो सिर्फ कैश ही एक्सेप्टेड है, पहले बेटा इन काइंड भी एक्सेप्ट था, यानी आप चुंगी की कैश की जगह आटा, दाल, चावल और वट एवर यू वांट टू देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। They were paid either custom duties were varied according to the communities। और जो बेटा ये ऑक्ट्राई था, इनके रेट्स अलग अलग थे, वो आर्टिकल के बेस्ड के ऊपर थे। किसके बेस्ड थे? आर्टिकल के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है वैशाली, क्लियर है? They were paid either in sorry custom duties are according to the commodities। और जो कस्टम ड्यूटीज थी तो वो आपकी कमोडिटीज के ऊपर थी। आप जो सामान ला रहे हैं उसके ऊपर सुबजाब उसके अकॉर्डिंग ड्यूटीज लगेंगी। द टैरिफ वेरीड फ्रॉम प्रोविजंस टू प्रोविजन। टैरिफ भी बेटा एक टैक्स होता था उस जमाने में,
वो प्रोविजन टू प्रोविजन की, याले देश में जाओगे इस राजा के वाले में इतना टैक्स पे करोगे, इसमें जाओगे इसमें इतना टैक्स पे करोगे। तो हर, क्योंकि उस जमाने में एशियन टाइम में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, तो राजा की जो एरिया हुआ करता था, जो राजवाड़ा हुआ करता था या उसकी जो बाउंड्रीज हुआ करती थी वो प्रोविजंस कहलाती थी। तो हर प्रोविजंस का अलग अलग टैरिफ था। आप कंट्री चेंज वो राजा, एक राजा के राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो यू हैव टू पे द टैक्स। उसके बाद आता है बेटा फेरी टैक्स वाज अनदर सोर्स ऑफ द इनकम जनरेशन। और उसके बाद नेक्स्ट आता है फेरी टैक्स। फेरी टैक्स भी बेटा ये भी ऑक्ट्राई और कस्टम ड्यूटीज की तरह है। अब फेरी टैक्स में क्या होता था, वी हैव टू पे फॉर द पैसेंजर, पैसेंजर्स के लिए भी पे करना पड़ता था, गुड्स के लिए भी पे करना पड़ता था, कैटल्स के लिए भी पे करना पड़ता था, और कार्ट्स के लिए भी पे करना पड़ता था, यानी बैलगाड़ी के लिए भी, जानवरों के लिए भी, बैलगाड़ी के लिए भी, गुड्स के लिए भी। द राइट टू रिसीव द लेबर टैक्स वाज यूजुअली ट्रांसफर्ड टू द लोकल बॉडीज। और जो राइट था ये कौन, राइट टू रिसीव द लेबर टैक्स, जो जिनके पास अधिकार था लेबर टैक्स यूज करने का, वो ट्रांसफर करते थे लोकल बॉडीज को। नेक्स्ट वन इज मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? मर्चेंट कॉर्पोरेशंस। So guild chief dealt directly with the king and the tax collector and settled the market toll on the behalf of its fellow merchant at the fixed sum of the money. अब जो गिल्ड जो था, गिल्ड के जो चीफ थे वो डायरेक्टली डील करते थे, डायरेक्टली मिल सकते थे, मिलते थे किंग से, उस और टैक्स कलेक्टर से, और सेटल्ड करते थे वो सारे इश्यूज जो टैक्सेस के थे, टैक्सेस के जितने भी इश्यूज थे वो सब गिल्ड चीफ जो थे वो सॉर्ट आउट किया करते थे। सारी परेशानियां जितने भी इश्यूज हुआ करते थे वो गिल्ड चीफ जो हुआ करते थे वो डील करते थे इसको। और उनके पास डायरेक्ट एक्सेस था किससे मिलने का? किंग से मिलने का, टैक्स कलेक्ट करने का डायरेक्ट एक्सेस था। द गिल्ड मर्चेंट आल्सो एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ द रिलीजियस इंटरेस्ट। और जो गिल्ड मर्चेंट थे उनकी इतनी पोजीशन आई थी कि वो रिलीजियस कस्टोडियंस थे, रिलीजियस इंटरेस्ट के। वो टेम्पल्स बनाते थे, मॉस्क बनाते थे, धर्मशालाएं बनाते थे, वो ये सारे काम वो ये लोग ही करते थे। जो गिल्ड्स लोग थे वो ही ये सारे काम करते थे। मंदिर बनाना है, मस्जिद बनानी है, आपको चर्च है, गुरुद्वारा है। उस टाइम पता नहीं चर्च होते थे नहीं होते थे, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन वो नहीं हो, उस टाइम एशियन टाइम पे चर्च नहीं हुआ करते थे। लेकिन ये सब जितने भी रिलीजियस बिल्डिंग्स हुआ करती थी, मॉन्यूमेंट्स, ये सब वही बनाया करते थे। और हमारे जो मेजर ट्रेड सेंटर, मेजर ट्रेड सेंटर्स वी हैव, मेजर ट्रेड सेंटर्स कौन कौन से थे? देयर वर ऑल काइंड ऑफ टाउन, ports, manufacturing town, mercantile town, skilled centers, pilgrims. Their existence is and the index of prosperity of the merchant communities and the professional classes. So उस जमाने में बेटा हमारे पास हर तरह के टाउन हुआ करते थे। कुछ टाउन्स में पोर्ट्स होते थे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग टाउन होते थे, कुछ मर्चेंटाइल टाउन होते थे, कुछ टाउनों में मंदिर होते थे, वो पिलग्रिम्स टाउन्स होते थे। तो हमारे पास हर तरह के कुछ टाइम टाउन होते थे जिनकी वजह से हम ये सारी चीजें किया करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर ट्रेड सेंटर कौन कौन से थे? देखो बेटा मैंने आपका मैप भी लगाया है, इसलिए पाटलिपुत्रा, यानी अब उसको, उस पाटलिपुत्र को अब हम क्या कहते हैं? पटना। राइट नाउ व्हाट वी आर कॉल्ड पटना। जो अब पटना है वो पहले पाटलिपुत्र था। इट वाज ओनली द कमर्शियल टाउन।
but also major center for export stones. पहले ये it was the only commercial town, पहले ये इकलौता commercial town था, but also a major center for exports of stones. इससे हम लोग stone export किया करते थे. क्या export किया करते थे? Stone. Clear बेटा? हम इससे stone export किया करते थे एशियन टाइम में. नेक्स्ट पेशावर. पेशावर बेटा अब तो पाकिस्तान में है, पहले वो इंडिया में हुआ करता था एंशियंट टाइम में. इट वाज इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर ऑफ वूल. वो क्या एक्सपोर्ट करता था? वूल. और इंपोर्ट करता था हॉर्स. और इंपोर्ट क्या करता था बेटा? हॉर्स करता था. इट हैड द ह्यूज शेयर. वो इज दिस बेटा? इट हैड द ह्यूज शेयर in the commercial transaction between India, China, Rome in the 1st century AD. So उस जमाने में वो वूल जो है एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट हॉर्स करता था. इट हैड द ह्यूज कमर्शियल ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना, रोम. फर्स्ट एडी में इस बहुत ज्यादा ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस किया करते थे, चाइना के साथ भी, रोम के साथ भी और इंडिया के साथ भी. ओके. सो पेशावर आजकल जो है नाउअडेज इट्स इन द पाकिस्तान. Another one is तक्षशिला. अब तक्षशिला भी बेटा इंडिया में नहीं रहा. So it served as major center on the important land route between India and the Central Asia. तक्षशिला बेटा सबसे इम्पोर्टेंट कह लिया, मेजर रूट हुआ करता था, लैंड रूट हुआ करता इंडिया का और सेंट्रल एशिया का. It was also city of finance and the commercial bank. और ये सिटी कहलाया करती थी फिनेंशियल और कमर्शियल बैंक. इसमें बहुत ज्यादा कमर्शियल बैंक और फिनेंशियल बैंक हुआ करते थे, बैंक्स हुआ करते थे या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती थी. दिस सिटी ऑक्यूपाइड एन इंपॉर्टेंट प्लेस एज बुद्धिस्ट सेंटर. और ये इसमें बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स हुआ करते थे. और इसमें सबसे पहले फेमस जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो यहीं पर थी. जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का आप नाम सुनते होंगे वो यहीं पे है बेटा. फिर आया नेक्स्ट इज इंद्रप्रस्थ. इंद्रप्रस्थ was the commercial junction of the Royal Road where the most routes lead to the east, west, north, south. Okay, so commercial junction था ये रॉयल रोड्स का और ये इंडिया के चारों कोनों को बेटा इंद्रप्रस्थ कनेक्ट करता था. मैप में आप देख सकते हैं इंद्रप्रस्थ कहाँ है बेटा? मैप दिख रहा है ना आपको? यस, गर्दन हिला दो. वेरी गुड, वेरी गुड. Simran, thank you beta. Another one is Mathura. It was the emporium of trade and people here sustained on the commerce. और बेटा यहाँ के लोग जो मथुरा के लोग थे वो सब कॉमर्स एंड ट्रेड्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे. मैनी रूट्स ऑफ साउथ इंडिया टच द मथुरा एंड बलूच. और साउथ इंडिया के बहुत सारे जो साउथ इंडिया के और बलूच के बहुत सारे रोड्स जो थे मथुरा से डायरेक्ट कनेक्टेड थे. मथुरा से डायरेक्ट कनेक्टेड थे बेटा. Yes, Arshilenu, you have to say something. Yes, sir. Can you please tell me the name of this chapter? I am unable to find it in my book. This is chapter number 1. So the name? Business, trade, commerce. Sir, and the other question is which book to prefer? NCERT. NCERT or any reference of which writer? Reference book you may buy anyone, but we will prefer the NCERT because nowadays you cannot get the updated NCERT or the. So I will share you the lesson of the NCERT latest book. Okay. Because latest book you will not get it. Don't buy the old. Okay. Don't buy. Okay, sir. Please do not buy the old books. You have to buy the latest edition of the book. So if it's not available in the market, but I'll send you through the mail. So I have downloaded your book. So I will send you chapter number 1 by the mail. Okay. Okay.
or in the 1-2 days I am going to upload into the Google Classroom. Google Classroom is going to be start. Okay बेटी, स्माइल तो कर दिया कर, ऐसे डरा के सर से बात करती है जैसे सर से झगड़ा करेगी। पंगा लेती है क्या सर से? तू टेंशन देती है सर को क्या? डरा के बात करती है। बच्चे हंसते रहा करो। ओके, सो another one is Varanasi. It was well placed as it's lay on both the genetic routes and on the highway that link the north with east. तो वाराणसी जो है बेटा, एक तो उसमें जेनेटिक रूट्स भी हैं और साथ साथ उसका जो हाईवे है वो लिंक करता है नॉर्थ विद ईस्ट। देखो वाराणसी दिया हुआ दिखा रहे हैं आपको मैप में, देखो बेटा अच्छे से। It grew a major center of textile. वाराणसी में टेक्सटाइल्स होती हैं। Become the famous beautiful gold silk cloth and sandalwoods. और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो साड़ियाँ होती हैं कौन सी कहलाती हैं? बनारसी साड़ी हैं। वो उसमें नीचे नीचे सुनहरा काम होता है, अब तो नहीं होता। पहले जो है गोल्ड सिल्क क्लोथ्स हुआ करते थे और सैंडलवुड्स को इन्होंने का इनके पास मेजर ट्रेडिंग थी, सबसे ज्यादा बिजनेस यही करते थे इन सब चीजों का। इट हैड द लिंक विद द तक्षशिला एंड भरूच, और यहाँ इनके जो लिंक थे कहाँ तक थे? तक्षशिला तक थे और भरूच तक थे। ओके बेटा जी, कुछ तो बच्चे मेरे ऐसे सीरियस हो गए हैं, ऐसे सीरियस हैं, स्माइल भी नहीं कर रहे हैं। ये है सुखजाब, बिल्कुल सीरियस बैठा हुआ है, जैसे बहुत तेज भूख लग रही हो और सर ने पकड़ रखा हो, खाना खाने नहीं जाने दे रहा हूं। एम आई राइट सुखजाब? नो सर। इतना सीरियस क्यों बैठा हुआ है? भूख लग रही है बहुत ज्यादा? नहीं सर। चलो थक गया होगा, सुबह से बैठा हुआ है क्लास में यार। आंखें भी दुखने लगी होंगी, सुबह से हम लोगों की पढ़ाते पढ़ाते दुखने लगती हैं यार आंखें, आंखों में दर्द हो जाता है हमारी। ओके गाइस, फिर बेटा नेक्स्ट इज मिथिला। द ट्रेड ऑफ द मिथिला क्रॉस द सीट्स by boat through the Bay of Bengal, the South China, and trade at the port of the island in Java, Sumatra, and Borneo. So मिथिला जो भी important था बेटा, और ये जो था स्पेशली बोट से जाया करते थे बे ऑफ बंगाल क्रॉस करके साउथ चाइना सी में, एंड साउथ चाइना सी एंड ट्रेड द पोर्ट ऑफ आइलैंड जावा, सुमित्रा एंड बोर्नियो। Yes, Harshvardhan, what do you want? You want to ask something? Okay. So, establish the trading colony in the South China, especially in Yemen. इन्होंने ट्रेडिंग कॉलोनीज भी बना दी थी बेटा साउथ चाइना में और यमन में। नेक्स्ट वन इज उज्जैन। उज्जैन बेटा इज नाउ इट्स इन एमपी, सो आपने सुना होगा, बहुत बड़ा मंदिर भी है वहां पे। सो वो भी पहले एक्सपोर्ट्स के लिए फेमस था। तो अगेट्स में होते हैं बेटा बहुत कॉस्टली स्टोन्स जो होते हैं, स्टोन्स होते हैं कैरन, मुस्लिन, वेलो, द मैलो क्लोथ्स होते हैं बेटा रेशमी कपड़ा, जो पहले बादशाह लोग पहना करते थे, रेशमी कपड़ा, जिसमें बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं। ये रेशमी रुपट्टा वाला गाना बना हुआ है, वो इसी पे बना हुआ है। वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द उज्जैन टू द डिफरेंट सेंटर्स, ये सब उज्जैन से डिफरेंट सेंटर्स पे एक्सपोर्ट होते थे बेटा। इट आल्सो ट्रेड थ्रू द लैंड रूट एंड टक्सिला एंड द पेशावर। और उज्जैन से बेटा टक्सिला कितनी दूर है? देखो यहाँ तक कितनी दूर है, बिल्कुल पाकिस्तान में, वहां तक बेटा ये लोग भेजा करते थे अपने नायाब स्टोन्स कहते हैं, जो रेयर आपको स्टोन्स मिलते हैं, वो एग्रीगेट स्टोन्स हैं, मुस्लिम्स हैं, ये सब चीजें जो हैं आपको वहां भेजा करते थे।
सूरत तो नाम सुना ही होगा। It was emporium of the West trade during the Mughals period. और मुगल्स पीरियड से ही बेटा ये जो है फेमस है ट्रेड्स के लिए, और ये वेस्ट में ट्रेड करते थे। कहाँ पर ट्रेड करते थे बेटा? वेस्ट साइड में ट्रेड करते थे ये लोग, वेस्ट इंडिया में। सो टेक्सटाइल ऑफ द सूरत वर फेमस फॉर द गोल्ड बॉर्डर्स। गोल्डन बॉर्डर मतलब जरी का काम, जरी। हम लोग जो सूट पहनते हैं नीचे चौड़ा चौड़ा बेल बॉटम लगा होता, क्या कहते हैं, बेल लगी होती है, गोटा बोटा क्या क्या ऐसे कुछ कहते हैं, समथिंग, लड़कियों को पता होगा, मुझे नहीं पता। जो सुनहरा सुनहरा लगा होता है ना नीचे नीचे, क्या कहते हैं वैशाली उसको, जो गोल्डन बॉर्डर लगा होता है अलग से? So I don't know. अरे तू भी लड़कियों के भी नहीं पता? मुझे भी नहीं पता है। किसको पता है? संरूप तुम्हें पता है बेटा? पता सबको का, कोई बताएगा नहीं मुझे, मुझे पता है। यू आर वेरी कनिंग गर्ल्स, बताओगे नहीं मुझे? फोन करके मम्मी से पूछ लूंगा तुम्हारी, उन्हें सबको बताओ। अरे वो नीचे लगा होता है चमकीला चमकीला बॉर्डर्स, हाँ मत बताओ। सुनैना, डू यू नो दैट? क्या कहते हैं उसको? सूट के नीचे चमकीला चमकीला लगा था बॉर्डर पे, कुर्ती पे। अनम्यूट योरसेल्फ। I think so. गोटा गोटा कहते हैं उसे शायद। हाँ गोटा, यस गोटा, राइट वर्ड इज गोटा। पहले वो गोटे का काम होता था उस पे, गोटा, यस। देखो इसको सना को पता है, तुम लोग बता नहीं रहे हो मुझे। गोटा लगता था बेटा। सो इट नॉर्थ वे इन द सूरत हुंडी वाज ऑनर्ड इन द फॉर ऑफ द मार्केट इन द इजिप्ट एंड ईरान। और हम लोग की जो हुंडीज थी बेटा, जो हम लोगों के यहाँ के राजा लिख के दिया करते थे, हमारे जो गिल्ड्स लिख के दिया करते थे, जो ट्रेडर्स दिया करते थे, उन हुंडियों की इज्जत इजिप्ट और ईरान तक थी। इजिप्ट एंड ईरान तक उन हुंडियों को लोग मानते थे कि हाँ राजा ने कह दिया है या हमारे ट्रेडर्स ने कह दिया है, चलो अब ये पैसा दे देंगे हम लोग, ये लोग जो हैं ऑनेस्ट पीपल हैं। फिर नेक्स्ट है कांचीपुरम। It was the Chinese. It was here that Chinese used to come in the foreign ships to purchase the pearls, glasses, rare stone. In the return, they gave us the gold and silk. और चाइनीज आया करते थे हमसे यहाँ पे मोती लेने, सफेद रंग का मोती होता है वो लेने, ग्लासेस लेने, रेयर स्टोन्स लेने, एंड रिटर्न इन द रिटर्न दे सोल्ड गुड्स एंड सिल्क। और सोना और सिल्क बेच के भाग जाया करते थे। देखो मैंने शिप से आते थे ये लोग, तो मैंने आपको जितने भी पोर्ट्स थे वो सब दिखा रखे हैं, यहाँ आते थे ये लोग। कैन यू सी ऑन द मैप? क्लियर है मैप में बेटा? Another one is Madurai. Now it's Madurai. पहले से मुद्रे कहते थे। It was the capital of the Pandyas who controlled the pearls fisheries of the Gulf of the Manor. It attracted the foreign merchants, particularly the Romans, for carrying out the overseas trade. और ये सबसे ज्यादा किसको अट्रैक्ट करते थे? रोमन्स को। भैया रोमन्स आओ और ये सब चीजें हमसे खरीद के ले जाओ। Baruch. It was the greatest seat of the commerce in the western India. It's situated of the bank of Narmada, was linked with important mart by roads. ये सबसे important था बेटा वेस्ट इंडिया में। ये नर्मदा के बैंक के ऊपर था, was linked with all important mart of the roads। और ये जितने भी important roads थे उनसे कनेक्टेड था, मैंने छोटे छोटे मैप लगा रखे हैं, आपको अच्छे लग रहे होंगे, शायद अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, सब मोर क्लियर हो रहा होगा। ये अपना साउथ इंडिया, कावेरी पट्टनम। इट वाज अ साइंटिफिक इन द construction as the city and provided the loading and unloading strong facility of the merchandise. The
फॉरेन ट्रेडर्स हैड देयर हेडक्वार्टर इन दैट सिटी, और फॉरेन ट्रेडर्स के हेडक्वार्टर्स भी होते थे कावेरीपट्टनम में. इट वाज कन्वीनियंट प्लेस टू ट्रेड विद द मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, और यहाँ से आप बहुत आसानी से मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड फार ईस्ट तक आप ट्रेड कर सकते थे. देखो बेटा मैप में दिख रहा है आपको, राउंड भी कर रखा है मैंने रेड कलर से. इट वॉज सेंट्रल ट्रेड फॉर द परफ्यूम, इस पे परफ्यूम, खुशबू, कॉस्मेटिक. कॉस्मेटिक क्या होता है पता है बेटा? कोई लड़की नहीं बोल रही. ओके, कम टू कॉस्मेटिक, सैंड, सिल्क, वुड, wool, cotton, coral, pearls, gold, precious stones, also for shipping, building. ये सारी चीजों का यहाँ से ट्रेडिंग होती थी बेटा जी. दो तीन टॉपिक और रह गए बेटा, बस फिनिश कर रहा हूँ. मुझे पता है आप सबको भूख बहुत ज्यादा लग रही है, मुझे भी है. भूख लग रही है ना? हाँ मुझे भी पता है. It was one of the greatest port in connected by the sea and land with the west and the far east. जो आपका ये था तामलिप्त, वो बेटा ग्रेटेस्ट पोर्ट कनेक्ट करता था सी को और लैंड को विद द वेस्ट एंड द फार ईस्ट. इट वाज लिंक्ड बाय द रोड ऑफ बनारस टू तक्षशिला. बनारस से तक्षशिला रोड ले जाता था, बहुत लंबी रोड. देखिए बनारस कहाँ पे है और तक्षशिला कहाँ पे बेटा? सी इन द मैप, मैप इज देयर, सी इन द मैप. फिर मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स कौन कौन थे ये तो आपको पता ही है, इतनी देर से मैं आपको बता ही रहा हूँ. एक्सपोर्ट्स क्या क्या करते थे हम? स्पाइसेस करते थे, वीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, शीशम ऑयल, कॉटन, पैरेट, लाइव एनिमल, एनिमल प्रोडक्ट, हाइड्स, स्किन, फर्स, हॉर्न, शेल, पेट्स, ये सारी चीजें बेटा हम एक्सपोर्ट किया करते थे. और इंपोर्ट क्या करते थे हम? हॉर्सेस मंगाते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स मंगाते थे, चाइनीज सिल्क मंगाते थे, फ्लैक्स मंगाते थे, लिनन मंगाते थे, वाइन मंगाते थे. अच्छा शराब भी हम बाहर से मंगाते थे. गोल्ड एंड सिल्वर, उस जमाने से हम लोग मॉडर्न में इंपोर्टेड पीते थे हम लोग. इंग्लिश वाइन है. गोल्ड, सिल्वर, टीन, कॉपर, लेड, रूबीज, कोरल, ग्लासेस, अंबर, ये सारी चीजें हम मंगाते थे. कल चलो ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी क्लियर कर देता हूं. सुनैना करा दूं बेटा टॉपिक क्लियर? ये छोटा सा है. यस सर. भूख तो नहीं लग रही बेटी? नो सर. इसको लग रही होगी, मेरे गुरवीर को. इससे पूछता हूँ, गुरवीर भूख लग रही है? नहीं सर. क्या बच्चा है? जैस्मीन, ये दुबली पतली, इसको भूख लग रही होगी. ये तो बोल ही नहीं रही है, मुझसे नाराज है ये. हर्षवर्धन सर, बेटा जी भूख तो नहीं लग रही? चलो. और पलक बोर हो गई बेटा? नो सर. मजा आ रहा है पढ़ने में? यस सर. चलो ठीक बात है, अच्छी बात है बेटा. क्योंकि ना बेटा ये लास्ट पीरियड है, सुबह से आप लोग पढ़ते पढ़ते थक गए होगे, सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई होगी. बस एक ही बच्चा हंसता रहता है मेरी क्लास में, दैट इज वरदान. सबसे स्माइलिंग फेस है वरदान का, हंसता रहता है ये हमेशा. ही विल एंजॉय द क्लास. मुझे ऐसे ही बच्चे बहुत पसंद है जो क्लास को एंजॉय करें. और इसमें एक आध बच्चा तो ऐसा है, मुझसे यूं गुस्सा होकर बोलता है, ऐसा देखता है मेरी मैं उसका वीडियो सामने आया तो मैं भी डर जाता हूँ. मैंने यार ये बच्चा मुझे डरा तो नहीं रहा है, इसका नंबर नोट करूं. मैं यूं करके देखता है. सुखजाब मजा आ रहा है बेटा? चलो ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी फिनिश कर देते हैं. कल एक नया टॉपिक लेंगे फिर. सर डाउट क्लियर कर. हाँ बेटा. सर डाउट्स कुछ क्लियर करवाने. अच्छा अच्छा बोलो बेटा डाउट्स. तो पीछे जैसे वो कस्टम ड्यूटीज क्या है वो मैं पूछना था. कस्टम ड्यूटीज वगैरह क्या है? कस्टम ड्यूटीज बेटा
जिससे अब आपको आज के एग्जांपल्स देते हैं। आप अमेरिका से इंडिया आएंगे, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, जो आप वहां से सामान आए हैं उसका टैक्स पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटीज। वैसे पहले भी ऐसा ही होता था। ठीक है, और पूछो बेटा डाउट। और सर वो फ्रैक्सी टैक्स है वो क्या आता है? वो सिर्फ सामानों पे लगता है? सब पे लगता है बेटा फेरी टैक्स। सब ठीक पे? है, सब पे। ठीक है। ओके सर। यस सर। The position of India and subcontinent in the world in first AD to 1991. Between the first and the 7th century, India is estimated to have the largest economy of the Asian and the medieval worlds. और फर्स्ट सेंचुरी एंड 7th सेंचुरी में इंडिया जो था सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, उसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया की थी पूरे वर्ल्ड में। ओके, कंट्रोल ओवर द 1/3 एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स हेल्थ, पूरी दुनिया का 1/3 और 1/4 पैसा इंडिया के पास था। तभी इंडिया क्या कहलाती थी? सोने की चिड़िया, स्वर्ण लैंड कहलाती थी, स्वर्ण भूमि कहलाती थी। पोजीशन ऑफ इंडिया, position of Indian subcontinent in the world first AD to 1991. The country was often referred to the Swarna Bhumi, Swarnadeep. In writing the many travelers, बहुत सारे travelers ने इन्हें स्वर्ण भूमि या स्वर्णद्वीप कहा है। समझे, ये राइटर्स हैं आपके अब वो जब से उनको फिर पता चल गया अंग्रेजों को कि भैया सोने की खान इंडिया है, क्या है? सोने की खान इंडिया है। तब अंग्रेज उन्होंने आए वहां पे, हम इंडिया, और उन्होंने, हम इंडियंस भोले वाले थे, हमें उन्होंने बेवकूफ बना के जितना भी हमारा गोल्ड ओल्ड था, ये सब चीजें थी बेटा, इन्होंने हमें, मैं आपको पहले ही पढ़ा ही चुका हूँ, हम लोगों को बेवकूफ बना के और ये अपने ले गए। ठीक है, और हमारा जो इंडिया की इकोनॉमी जो डाउन हुई है वो अंग्रेजों के आने से ही हुई है, उससे पहले तक हम स्वर्ण भूमि कहलाते थे। ठीक है बेटा, ये मैं आपको पहले और बता ही चुका हूँ। द पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, सो विद द इंक्रीजिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कॉजिंग द लेक ऑफ द फ्रीडम, उससे इंडियंस की फ्रीडम कम हो गई। ठीक है, ट्रेडर्स पे इन्होंने ज्यादा टैक्सेस इंपोज कर दिए। नो ऑकरेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, साइंटिफिक इवोल्यूशन, लिमिटेड रीच ऑफ द एजुकेशन, लोगों को पढ़ने भी नहीं दिया। टू द मास पॉपुलेशन, एजुकेशन टू द मासेस, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर टू द मशीन ओवर द मैनुअल स्किल्स मेड द इंडिया कंट्री विच प्रॉस्पेरस बट द पीपल हु वर हुआ। अब क्या किया उन्होंने? ना लोगों को पढ़ने दिया, लोगों पे फाउंडेशंस लगाई, यानी हम पे गुलामी शुरू हो गई। हिंदी में बोले तो, ये तो इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी पे हम लोग गुलाम हो गए और हम लोगों के पास फ्रीडम्स नहीं बची। तो उसके बाद से हम लोग की इकोनॉमी जो है वो कम होती चली गई। ओके, चलो बेटा आज यहीं तक रखते हैं, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, बाय बाय।